नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर 10वां, जो कि पेपर 10वां इन द सेंस सीक्वेंस नंबर 10। और ये ओरिजिनली आपका टेस्ट था पेपर 7 पार्ट 3 मेंस का। उसके बारे में आज मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से आप लिख सकते थे। कई चीज़ें आपने थोड़ी गलत लिखी, कईयों ने बहुत फैंसी आंसर भी लिखे हैं। सब टाइप की बातें आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्रॉपर इसका आंसर मोड कैसा होना चाहिए, कैसे आप लिख सकते थे, किस में आप ज़्यादा अंक वगैरह प्राप्त कर सकते थे। देखिए, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, इस साल भी जो पेपर हुए, लास्ट ईयर भी जो हुए थे, जो नई योजनाएं हैं, करंट बेस्ड जो एजुकेशनल स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, उन सब के बारे में आजकल थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी 2-3 स्कीम्स वैसे ही डाली गई थी। बहुत कम लोगों ने वैसी चीज़ें लिखी हैं, चाहे आपका HECI के 4 स्तंभों के बारे में हो, 4 पिलर्स ऑफ HECI, या फिर PM उषा अभियान के बारे में पूछा गया हो। इन सब के बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा है। इससे पता ये चलता है कि आप न्यूज़पेपर ज़्यादा फॉलो कर नहीं रहे। जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं उसके बारे में आप ज़्यादा अवेयर हैं नहीं, और जब तक आप उसके बारे में अवेयर होंगे नहीं, ये पेपर थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। इसलिए क्योंकि लगभग आप समझिए 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा वाले भी उसी से उठकर आने हैं। पिछली बार आपने देखा 2 ठोक तो सीधे 8 नंबर के ही आए थे, AICT के कर्मा मिशन और एक ही इस टाइप का। तो हमको अभी करंट बेस्ड इवेंट्स जो भी हैं, करंट बेस्ड स्कीम्स जो भी नई आ रही हैं, उनसे हमको अवेयर रहना है। खैर, अभी हम देखते हैं इसके बारे में मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं, कैसे हम इसमें चर्चा कर सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता था। पहला क्वेश्चन आप देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, इसे उदाहरण सही समझाइए। तो मौसमी बेरोजगारी, ये लगभग बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जब कोई एक व्यक्ति के पास वर्ष में एक विशेष मौसम तक ही रोजगार उनके पास उपलब्ध रहे, सीमित रहे, केवल एक विशेष मौसम तक ही, उसके बाद उनके पास रोजगार अवेलेबल नहीं होती है, तब ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कि ये मौसमी बेरोजगारी है। यानी आप जैसे देखो, कृषकों की हम बात कर ले, किसानों की बात कर ले, कृषि मजदूरों की हम बात कर ले, तो क्या होती है, जो खरीफ का मौसम होता है, यानी मानसूनी सीजन जो है हमारा, उसमें उनके पास काम होते हैं, खेतों में वो काम करेंगे। एक बार जब हमारी खरीफ की फसल कट जाती है, तो बाद के जो 6-7 महीने हैं, उनमें वो बिल्कुल बेरोजगार से हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं रह जाता। उस समय पर बहुत सारी जगहों पर कृषि हो नहीं रही होती, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था नहीं है। तो वैसे समय में उनके पास जो रोजगार उपलब्ध नहीं है, उन समय को बोला जाता है कि मौसमी बेरोजगारी हो गई हमारे में। और मौसमी बेरोजगारी आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम देखो, स्टूडेंट्स PSC दे रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से आप समझिए क्या हो रहा है। जब तक PSC है, एग्जाम है, आपके नवंबर में नोटिफिकेशन आए, आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकल गई, अच्छी बात। सपोज किसी का नहीं निकला, फरवरी के बाद मार्च तक रिजल्ट आ जाता है, मार्च से लेकर के अगले नवंबर तक यदि आपके पास कोई एग्जाम नहीं है, तो क्या है, मौसमी बेरोजगारी ही है, आप समझ लीजिए एक तरीके से। हालांकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, बट आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी हम उसी तरीके से लिख सकते थे कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष मौसम तक ही रोजगार का सीमित रहना किसी व्यक्ति के लिए मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते थे। फिर उदाहरण में आप कृषकों का उदाहरण दे सकते थे। फिर यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यदि कौशल विकास को सेतु कहा जाए तो यह किन 2 किनारों को जोड़ता है। यह एक थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का ही था। तो आप देखिए किसकी बात हो रही है, एक बात हो रही है कौशल विकास की, और एक बात हो रही है, अच्छा, कौशल विकास सेतु है तो यह किन 2 किनारों को जोड़ता है, उसकी बात हो रही है। तो कौशल विकास यदि सेतु है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक शिक्षा और एक रोजगार, इन दोनों के मध्य सेतु का काम करता है कौशल विकास। यानी यह एक तरीके से शिक्षा को जोड़ता है और दूसरी तरफ आप रोजगार को जोड़ता है। किस प्रकार से जोड़ता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक है मिस्टर रवि, इन्होंने क्या किया है भाई, हम मान लेते हैं इन्होंने काम किया है, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BCom का, यानी इनको बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की इनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अकाउंटिंग के बारे में ये जानते हैं। अब बात ये उठती है, अकाउंटिंग के बारे में ये जानते तो हैं, परंतु यहाँ पर एक कंपनी में रोजगार है, इनके पास रोजगार की यहाँ पर आवश्यकता है। किन की आवश्यकता है, जिनके पास GST फाइलिंग की नॉलेज हो, या फिर जिनके पास टैली वर्क का नॉलेज हो, ऐसे लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, ये कंपनी की डिमांड है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस्टर रवि को अकाउंटिंग तो आती है, पर GST फाइलिंग, टैली वगैरह नहीं आती। अब ये यदि GST फाइल करने की या फिर टैली वगैरह कैसी की जाती है, इनका एक कोर्स कर ले, स्किल डेवलपमेंट अपना कर ले, तो फिर उनको क्या है, ये रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह शिक्षा और रोजगार,
शिक्षा और रोजगार के मध्य सेतु का काम करता है कौन? कौशल विकास। तो इसका प्रॉपर आंसर वही हो सकता था कि कौशल विकास को यदि सेतु कहा जाए तो यह शिक्षा एवं रोजगार को जोड़ता है, क्योंकि शिक्षा कौशल विकास के माध्यम से ही रोजगार तक पहुंच पाती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है? हमारे कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी अपनी, आप समझिए, उनकी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। उत्कृष्ट शिक्षण उपलब्धि के कारण या उत्कृष्ट शोध संबंधी उपलब्धि के कारण उनको विश्वविद्यालय के समकक्ष होने का दर्जा दे दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर बात उठती है कि विश्वविद्यालय के समकक्ष होने का दर्जा दिया जा रहा है, यानी लगभग वो विश्वविद्यालय के बराबर हो गए। जैसा राइट्स यूनिवर्सिटी के पास है वैसे ही राइट्स इनको भी अवेलेबल हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी डिग्री, आपके डिग्री मान्यता प्रमाण पत्र वगैरह प्रदान कर सकती है, तो वैसे ही ये भी अपनी डिग्री वगैरह प्रदान कर सकते हैं। ये अपने पाठ्यक्रम खुद बना सकते हैं यूनिवर्सिटीज, वैसे ही अधिकार इनको भी मिल जाता है कि ये भी अपने पाठ्यक्रम वगैरह निर्मित कर सकते हैं, अपने एग्जाम खुद कंडक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के सारे राइट्स जो भी यूनिवर्सिटीज को अवेलेबल है वैसे ही राइट्स इनको भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को यूजीसी एक्ट 3 के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय वे ही होते हैं कि इनके उत्कृष्ट अपनी शिक्षण उपलब्धि हो, उत्कृष्ट अनुसंधान उपलब्धि हो, तब उन्हें विश्वविद्यालय के समकक्ष होने का दर्जा इनको प्रदान कर दिया जाता है, तब उन्हें बोला जाता है डीम्ड विश्वविद्यालय। इसका एक उदाहरण भी लिखना था, कईयों ने उदाहरण थोड़े ऊटपटांग से लिखे हैं, कईयों ने सही लिखे हैं। इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक, उदाहरण आपके जैसे एक TISS मुंबई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS मुंबई है। फिर कोए पुणे है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, यह भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फिर हमारा NCERT भी हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। कई लोगों ने ICFAI इसके बारे में लिखा है, परंतु ये हैदराबाद का है जो हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस बेस्ड होते हैं। यदि ये अलग अलग ब्रांच खोल रहे हैं, उनको भी यदि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देना है तो वो UGC नोटिफाई करता है कि ये इनके ऑफ कैंपस हो गए, तब उनको ऐसा दर्जा प्राप्त होगा, अदरवाइज प्राप्त नहीं होता। हमारे यहाँ जो ये ICFAI है, ये एक छत्तीसगढ़ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत घोषित किया गया है, उसके तहत ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि निर्मित किया गया है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी इनको नहीं मिला, और वैसे भी जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है वो अपने सेक्शन में बिल्कुल लंबे चौड़े शब्दों में लिखते हैं कि UGC एक्ट 3 के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको प्राप्त है। और जिनको नहीं प्राप्त है वहां पर आप देखेंगे ऐसे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट या इस टाइप की चीजों को लेकर के वहां पर संदर्भित किया जाता है कि ये इस एक्ट के तहत बनाए गए। तो हमारा रायपुर वाला उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं। तो इतने एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, और भी कई हैं आपके SRM यूनिवर्सिटी, ये सब भी आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए इसको उत्तर के रूप में देख लेते हैं, मॉडल आंसर। मौसमी बेरोजगारी, जैसा हमने अभी डिस्कशन किया, क्या है? यह वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को किसी एक विशेष मौसम तक ही रोजगार सीमित रहता है, उपलब्ध रहता है, तब और शेष समय में जब उस व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता, तब वह स्थिति होती है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र का, जैसे हमने बात किया था। फिर यदि कौशल विकास की हम बात करें, कौशल विकास सेतु कहा जाता है तो किन दो किनारों को जोड़ता है? यह कौशल विकास सेतु कहा जाए तो शिक्षा या फिर रोजगार, शिक्षा रोजगार इन दो किनारों को जोड़ेगा, नहीं तो प्रशिक्षण या फिर आजीविका, इन्हीं के दो अलग अलग नाम, इन दो किनारों को यह जोड़ता है। शिक्षा, हमेशा याद रखिए, शिक्षा कौशल विकास के माध्यम से ही रोजगार को प्राप्त होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इनको, हमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, जब भी हम किसी जॉब में नौकरी में जाएंगे तो सीधा हमको डेस्क पर नहीं बैठा दिया जाता, यहाँ पर हमको एक ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, हमारा स्किल डेवलप किया जाता है, तब वहाँ पर आप डेस्क वगैरह में बैठते हैं फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद, वही होती है बात। फिर आप देखिए डीम्ड विश्वविद्यालय के भी यहीं पर हमने बात की, भारत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 3 के अंतर्गत किसी विशिष्ट संस्थान को इनकी उपलब्धियों के आधार पर विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जा प्रदान करती है। तो ये सब आप इस प्रकार से लिख सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही भी लिखा है, तो उसमें पर्याप्त अंक उनको मिले। फिर आप देखिए मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतकों के नाम लिखने, केवल नाम ही यहाँ पर लिखना है। 3 इनमें मुख्य संकेतक होते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है आपका जीवन प्रत्याशा की बात यहाँ पर हो जाती है, एक हो जाता है हमारी जीवन प्रत्याशा कैसी है देश में। दूसरा हम देखिए, दूसरा शिक्षा का स्तर, दूसरा आयाम हो जाता है, दूसरा संकेतक हमारा हो जाता है शिक्षा का स्तर। इसके अंतर्गत अपने खुद के दो हैं, एक हो जाते हैं औसत शिक्षा वर्ष और दूसरा हो जाता है अपेक्षित शिक्षा वर्ष।
तीसरे यदि हम बात करें, तीसरा हो जाते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। यही 3 आयामों के आधार पर गोल पोस्ट विधि के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है उसकी गणना की जाती है। यही मुख्यतः 3 आयाम है, इसी के बारे में केवल आपको नाम लिखना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार योग्यता के मध्य क्या संबंध है। बहुत सारे इसमें डायनेमिक आंसर भी मिले हैं। एक किसी ने लिखा है व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार योग्यता के मध्य मुर्गी एवं अंडे का संबंध है। अब यह तो मेरी समझ में ही नहीं आया, किसके मुर्गी कहना चाह रहे हैं, किसे अंडा कहना चाह रहे हैं, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन वो बताना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर यदि हम देखें तो सीधी साफ सी बात है, व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार योग्यता के मध्य व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, हमारी प्रोफेशन बेस्ड एजुकेशन है। जैसी मार्केट की नीड है, ओरिजिनली उनको जैसा वर्क चाहिए वैसा ही शिक्षा, वैसा ही कौशल हम उनको, इस विद्यार्थी को प्रदान कर रहे हैं, दैट इज व्यवहारिक शिक्षा। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको किताबी ज्ञान न दे करके वायर फिटिंग वगैरह कैसे करनी है, कैसे स्विचेस बदलने हैं, कैसे मशीन रिपेयर करना है, ये सब आती है आपके व्यवहारिक शिक्षा में। तो यदि हम यहाँ पर देखें व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार योग्यता के मध्य क्या संबंध है, तो जिसके पास जितनी ज्यादा अच्छी व्यावसायिक शिक्षा होगी उसकी रोजगार योग्यता उतनी अधिक होगी। जिसके पास जितनी अधिक व्यावसायिक शिक्षा, जितनी अच्छी व्यावसायिक शिक्षा, उतनी ज्यादा उसकी रोजगार योग्यता। यानी हम यहाँ पर सीधा संबंध देखें तो अनुक्रमानुपाती टाइप का संबंध है। तो यहाँ पर आप बता सकते थे व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार योग्यता के मध्य अनुक्रमानुपाती संबंध है। साथ में यहाँ पर आप कुछ ऐसा ग्राफ भी दे सकते थे कि यहाँ पर आपने लिख दिया व्यावसायिक शिक्षा और यहाँ पर आप लिख सकते थे रोजगार योग्यता। तो इस प्रकार से आप ग्राफ वगैरह भी दे सकते थे, ये थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगला, यूडीआईडी कार्ड क्या है एवं यह किससे संबंधित है। तो यूडीआईडी कार्ड, यदि आपको इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम तो ये है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। यह दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित है। भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसके द्वारा ये यूडीआईडी कार्ड जारी किया जाता है और ये कार्ड मुख्यतः आपके दिव्यांगजनों के लिए संबंधित, दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित है। उनके लिए एक ये राष्ट्रीय पहचान पत्र का काम करता है। जैसे हमारे लिए आधार कार्ड है, वैसे उनके लिए एक तरीके का यूडीआईडी कार्ड है। इससे इनको लाभ ये होता है कि इनको अलग अलग सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाने पड़ेंगे। जैसे आप समझते होंगे यदि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आप जानते होंगे, अलग अलग बनवाने पड़ते हैं, सेंट्रल के अलग हैं, स्टेट के अलग है। वैसे यहाँ पर क्या है, यदि कभी सेंट्रल की स्कीम आती है, स्टेट की स्कीम आती है, तो इनको कई बार अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते थे। एक में पता चलेगा कि डिसेबिलिटी कौन सी है, दूसरे में कितने % की है, इस प्रकार के अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट। अब ये इन सबको यूनिफाई करके एक कार्ड के अंतर्गत ही समावेशित कर दिया गया। फिर चाहे स्टेट की अपनी स्कीम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्कीम हो, सबके लिए केवल एक ही कार्ड से सब कुछ काम इनका हो जाना, यानी ये एक तरीके से स्मार्ट कार्ड की तरह काम कर रही है। तो यूडीआईडी कार्ड क्या है? यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित एक राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधित कार्ड है। इस प्रकार से आप इसमें एक्सप्लेन वगैरह कर सकते थे। चलिए उत्तर पर एक नजर डालते हैं हम लोग, कैसे इस पर लिखा जा सकता था। तो ये देखिए, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक 3 हमने जैसे डिस्कशन की, आयु प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय। फिर यदि व्यावसायिक शिक्षा रोजगार योग्यता के मध्य हमने संबंध भी चर्चा कर लिया कि इनमें अनुक्रमानुपाती संबंध है। जितनी ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा वैसे ही व्यवहारिक कार्यों के लिए ज्यादा सक्षम बनते चले जाते हैं, यानी इनकी रोजगार पाने, स्वरोजगार के अवसर उपलब्धि लगातार इनकी बढ़ती जाती है। फिर यदि हम यूडीआईडी कार्ड के बारे में बात करें तो देखिए, यूडीआईडी कार्ड क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी ऐसे कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जो भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को जारी किया जाता है और साथ में विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को लाभ वगैरह प्रदान करना है, साथ में ही इनके डेटाबेस वगैरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट करना है। तो ये एक समग्र उत्तर हो जाता है आपके यूडीआईडी कार्ड के लिए। फिर यदि हम आगे देखें, मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएं लिखे। सबसे इजी क्वेश्चन, लगभग 90% लोगों ने इसको सही ही लिखा है। मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता क्या है भाई? सबसे पहले तो ये एक दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है। इसमें आप लिख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है। जरूरी नहीं है कि जहाँ यूनिवर्सिटी है वहीं पर जाकर के आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, आप यहाँ बैठ करके दिल्ली के यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रवेश की कोई बाध्यता नहीं है, यानी मुक्त प्रवेश। कई यूनिवर्सिटीज़ में या फिर आपके कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जरूरी होती है एक मिनिमम शैक्षणिक योग्यता, सपोज 60%, 65%, इस तरीके की बात। यहाँ पर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, केवल आपको 12th पास आउट होना है।
इतनी इसमें बात है। मुक्त प्रवेश यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर आप इसमें लिख सकते हैं लचीली शिक्षा प्रणाली है इसमें। लचीली शिक्षा प्रणाली कहने का मतलब आपको क्लासरूम वगैरह जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही बैठे अपने कमरे में बैठे किसी भी समय पर लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, इस टाइप की बातें हैं इसमें। लचीली शिक्षा का केंद्र है। फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें विविध पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, केवल टेक्निकल तक नहीं और बहुत सारे इसमें पाठ्यक्रम आजकल शामिल हो चुके, विविध पाठ्यक्रम शामिल हैं। फिर इसमें आप लिख सकते थे कि देश भर में इसकी मान्यता है, देश भर में इसको मान्य किया गया है, इसके प्रमाण पत्र देश भर में मान्य है। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। फिर यदि आपके पास और स्पेस बच रहे हैं, आप और लिखना चाहते हैं तो और चीज़ें लिख सकते हैं। इनकी शुल्क संरचना बहुत कम होती है, इनकी जो फीस वगैरह होती है वो बहुत कम होती है, तो शुल्क संरचना कम है इनकी। ये सारी बातें आप बता सकते थे और इस टाइप की कई विशेषताएं आप मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में लिख सकते थे। तो ये होती है हमारे मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएं। लगभग बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है। फिर अगला हम देखते हैं प्रयास विद्यालय क्या है एवं छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रयास विद्यालय संचालित है। तो प्रयास विद्यालय देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी एक विशेष पहल है, जिसके अंतर्गत क्या है, हमारे जैसे नक्सली क्षेत्र हैं या फिर वंचित वर्ग के लोग हैं, उस क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थी या उस वंचित वर्ग के आने वाले विद्यार्थी, इनको विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जैसे हमारी जेई है, नेट है या क्लेट है, इन सब के लिए उनको तैयारी कराई जाती है आवासीय सुविधा प्रदान करते हुए। यानी ये एक तरीके का आवासीय विद्यालय है जिसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र या वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और इसके बारे में पूछा गया है अभी वर्तमान में कुल कितने प्रयास विद्यालय संचालित हैं, तो कोई 4 लिख रहा है, कोई 6 लिख रहा है, कोई 9 लिख रहा है, किसी के पास भी ओरिजिनल डेटा नहीं था। आज के समय पर वर्तमान में 15 प्रयास विद्यालय संचालित हैं। बहुत सारे लोगों ने 14 लिखा है जो कि पुराना डेटा है। अभी के समय पर 15 प्रयास विद्यालय संचालित हैं और अभी शायद अप्रैल या मई के महीने में 2 और प्रयास विद्यालय की घोषणा की गई है, संभवतः राजनांदगांव और बलरामपुर, समथिंग ऐसा है। तो वो बढ़कर के 17 होने वाली है, अभी हुई नहीं है, अभी के समय पर 15 है, बट इन फ्यूचर 2 और आने वाले। तो आपको अपना आंकड़ा अपडेट करने की जरूरत है। अभी वर्तमान में 15 प्रयास विद्यालय संचालित है। मुझे नहीं लगता कि 15 लोगों ने भी सही आंकड़ा लिखा है। सबसे ज्यादा लोग 14, नहीं तो 9, नहीं तो 10, यही चल रहा है। ठीक, तो अभी पर आप इन आंकड़े को अपडेट कर लो। 15 वर्तमान में प्रयास विद्यालय संचालित है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्यबल की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के यहाँ पर हमको नाम लिखना है। ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को। यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके कार्य करने की जितनी क्षमता है, उसकी उत्पादन क्षमता जितनी है, वह उतनी कर पा रहा है या नहीं, या उतनी कर पाएगा या नहीं, ऐसे इन चीज़ों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उसके बारे में हमको यहाँ चर्चा करनी थी। तो ये भी आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कौन कौन से इसमें हो सकते हैं कारक। एक तो हो सकता है आप इसमें सबसे पहला कारक तो यही लिख सकते हैं, शिक्षा और कौशल वगैरह। शिक्षा एवं कौशल, यही आप पहला इसमें डाल सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितनी अच्छी शिक्षा होगी, जितना अधिक वो शिक्षित होगा, जितना अच्छा उसके पास कौशल विकास होगा, उसके पास जितना अच्छा कौशल होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी उत्पादकता होगी। तो शिक्षा और कौशल ये पहला हो जाता है। फिर आप आगे लिख सकते हैं स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण, जिस व्यक्ति का जितना अच्छा स्वास्थ्य है, वो जितना ज़्यादा स्वस्थ होगा उतना अच्छी उसकी उत्पादकता होगी। स्वास्थ्य एवं पोषण की आप बात कर सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं कार्य परिवेश उसका कैसा है, यानी वहाँ पर वह काम करने में सहज महसूस कर रहा है नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं प्रॉपर। यदि कोई इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में हैवी मशीन्स के आसपास, उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे हैं। यदि कोई हाइट में काम कर रहा है तो उसके पास सेफ्टी बेल्ट वगैरह है कि नहीं, वह सुरक्षित महसूस कर पा रहा है कि नहीं कुल मिलाकर के अपने क्षेत्रों में। साथ में उसको आराम वगैरह करने की जरूरत, मतलब यदि है तो उसको ऐसे समय मिल रहे हैं नहीं, उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा तो नहीं, उसको कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में अपनी संतुष्टि है या नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर आप इसमें और लिख सकते हैं, इसके पास संसाधन प्रौद्योगिकी एवं संसाधन की आप बात कर सकते हैं। इनके पास संसाधन कैसे हैं, संसाधन है या नहीं, पहले तो यही बात है। और यदि इनके पास संसाधन है तो कैसे संसाधन है, उन्नत है या पुराने तो नहीं है। प्रौद्योगिकी एवं संसाधन की आप बात कर सकते हैं। इनके पास संसाधन कैसे हैं, पुराने हैं, नए हैं, उन्नत हैं कि नहीं, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं प्रबंधन एवं नेतृत्व की बात, इनके यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है एवं
इनके ऑर्गेनाइजेशन की नेतृत्व क्षमता कैसी है, या ये जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर इनकी नेतृत्व क्षमता कैसी है। प्रबंधन कहने का मतलब ये है कि वह जिस काम को करने में सक्षम है, जिस कार्य में उसकी योग्यता है, वही काम उसको मिल रहा है कि नहीं। ये तो नहीं हो रहा कि पेंटर को दीवार जोड़ने का काम दे दिया गया तो वहाँ पर वो ऐसे काम नहीं कर सकता। तो ऐसे कार्य प्रबंधन भी एक अपना स्किल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे जिस कार्य में ये ज़्यादा योग्य है वही काम यदि उनको मिलेंगे, उस काम को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। फिर इसमें आप और आगे लिख सकते हो प्रोत्साहन, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, ये भी आप कह सकते हैं। प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, इनको अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार रूपी प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं। जैसे किसी को इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं, इंसेंटिवाइज किया जाता है, तो उनमें अलग से एक मोटिवेशन आती है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की। तो इस प्रकार की बातें हैं। फिर यदि आप और लिखना चाहें तो कार्यानुभव भी आप लिख सकते हैं। कार्यानुभव, जिसके पास जितना ज़्यादा अनुभव होगा उसके पास उतनी ज़्यादा समझिए, जिसके पास जितना ज़्यादा अनुभव होगा उसकी उतनी ज़्यादा उत्पादकता होगी, क्योंकि एक ही काम वो लगातार कर रहा है, एक ही टाइप की चीज़ें वो लगातार कर रहा है। उसके पास अनुभव है कि किस तरीके से इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये कार्यानुभव की आप बात कर सकते हैं। फिर आप और कह सकते हैं अनुशासन की भी बात कर सकते हैं। अनुशासन, इसमें दोनों टाइप के अनुशासन आप कर सकते हैं। एक तो कंपनी का अनुशासन कैसा है, टाइमिंग पर आना है, टाइमिंग पर जाना है, और उस व्यक्ति का खुद का अनुशासन कैसा है, खुद से अंदर से वो इंटर डिसिप्लिन है कि नहीं, कि हाँ इंटरनली मोटिवेट है कि नहीं, कि हाँ मुझे डिसिप्लिन वे में काम करना है, बिल्कुल उस वर्क टाइमिंग में मुझे काम ही करना है, इधर उधर की बातें नहीं। कई बार ऐसे आप देखते होंगे कि किसी के काम का समय है और लोग फोन में लगे हुए, तो इस टाइप की चीज़ें ना हो। ये सारी चीज़ें भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। तो देखिए बातों ही बातों में इतने सारे हमारे फैक्टर्स निकल जाते हैं। शिक्षा कौशल है, स्वास्थ्य पोषण है, कार्य परिवेश है, प्रौद्योगिकी एवं संसाधन वगैरह है, प्रबंधन नेतृत्व क्षमता है, प्रोत्साहन पुरस्कार, कार्यानुभव, अनुशासन, ये सारी बात आप इसमें लिख सकते हैं। इसे ही हम उत्तर के फॉर्म में देखेंगे। पहले ये देखिए मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता। तो मुक्त प्रवेश, दूरस्थ शिक्षा पद्धति, लचीलापन, विविध पाठ्यक्रम, आजीवन शिक्षा, किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रवेश वहाँ पर मिल सकता है। फिर प्रयास विद्यालय की हमने बात की। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष आवासीय विद्यालय है, इनका उद्देश्य क्या है, आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित, पिछड़े, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को ऐसे प्रतियोगी छात्राओं के लिए तैयार करना। और वर्तमान में 15 आवासीय विद्यालय हैं, ये आपको याद रखना है, आपके प्रीलिम्स वगैरह में भी आ सकते हैं। फिर देखिए कार्यबल की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, शिक्षा कौशल, स्वास्थ्य पोषण, प्रौद्योगिकी संस्थान, कार्य परिवेश, प्रबंधन एवं नेतृत्व, प्रेरणा एवं वेतन, वेतन वगैरह भी उनको सही मिल रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उनकी संतुष्टि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा किसी इंडस्ट्री से या अपने वर्क प्लेस से, उतनी ज़्यादा उसकी उत्पादकता होगी, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। इसके बाद भी और कई पॉइंट जैसे हमने डिस्कशन किए उसकी भी बात आप यहाँ पर कर सकते हैं। अनुशासन हो गए, फिर इस टाइप की चीज़ें हो गई। फिर हम अगला देखते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, फॉर्मल एवं इनफॉर्मल एजुकेशन में यहाँ पर हमको डिफरेंस लिखना था। तो यहाँ पर आप सीधा सा वर्टिकली जा सकते हैं, एक हम ऐसा लाइन देखिए, इस टाइप के अंतर वाली चीज़ें आती हैं तो कोशिश हमेशा कीजिए कि वर्टिकली जाएं। इसमें क्या है, चेकर को देखने में आसानी होती है, हम जल्दी पकड़ पाते हैं कि इसने क्या क्या अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। हॉरिजॉन्टल में कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है औपचारिक शिक्षा यहाँ पर है, यहाँ तक, फिर यहाँ से अनौपचारिक शिक्षा यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर खत्म हो रहे, फिर यहीं से वो शुरू कर दे रहे। तो ऐसे में ये बड़ा मैसी सा हो जाता है, समझ नहीं आता। तो आप कोशिश करें वर्टिकल जाएं और इसके दोनों तरफ आप लिखने की कोशिश करें। कभी भी अंतर पूछें या कोई भी दो विरोधाभास वाली चीज़ें पूछ रही हैं, जैसे किसी के लिए लाभ और हानि पूछ दिया गया, तब भी आप कोशिश करें कि आप वर्टिकल जाएं, एक तरफ लाभ लिखिए, एक तरफ हानि लिखिए। तो इससे पॉइंट्स पकड़ने में आसानी होती है और ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है चेकर को कि हाँ मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सही तथ्य लिख रहा हूँ और आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक डालता है। तो यहाँ पर हम उसी रूप में देखेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, पहला तो यही है कि फॉर्मल औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो हमारे स्कूल या फिर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज इन सब पर हमको प्रदान की जाती है, ये होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। तो ये पहला पॉइंट तो आप यहीं पर यही डाल सकते हैं कि स्कूल, या फिर हमारे स्कूल नहीं लिख करके आप शाला वगैरह लिख सकते हैं, विद्यालय में, महाविद्यालय में, या फिर आपके शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाती है, विद्यालयों में या फिर आपके शिक्षण संस्थानों में मिलती है। ये कहाँ से मिलेगी, ये परिवार वगैरह से मिलेंगी, समाज से, मित्र लोगों से, यानी आपका जैसा परिवेश है, आसपास जैसे लोग हैं,
उनके द्वारा ये शिक्षा प्रदान होती है। घर में है, घर के लोगों के द्वारा कि बेटा झूठ नहीं बोलना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये सब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। ये किताबी ज्ञान वाली चीज़ें नहीं, तो ये सब हमारी अनौपचारिक शिक्षा है। फिर यदि विद्यालय में है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये क्या होती है। एक तो क्रमबद्ध होगी, अनुशासित होगी, इनकी अपनी निश्चित समय सारणी वगैरह होगी, ये सारी बात। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, दिन है या रात है, किसी भी वक्त अनौपचारिक शिक्षा आपको मिल सकती है, लोगों के अनुभव से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोई क्रमबद्ध नहीं होती, अनुशासित नहीं होती, इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। फिर इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका मूल्यांकन पद्धति होती है, इनकी अपनी एक मूल्यांकन पद्धति होती है जिसके आधार पर प्रमाण पत्र वगैरह प्रदान किए जाते हैं। स्कूल में जो आप सीख रहे हैं, किताबी ज्ञान ले रहे हैं, उसकी एक मूल्यांकन पद्धति होती है। आपको भी मार्कशीट वगैरह मिले होंगे 10th के, 11th के, 12th के, कॉलेज के, तो ये सब होती है हमारी मूल्यांकन पद्धति होती है इनकी अपनी, और इनका अपना प्रमाण पत्र होता है जो कि देश भर में मान्य होता है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि ये एक सीमित समय के लिए होती है। स्कूल एजुकेशन या फिर आप कॉलेज एजुकेशन की बात करें, किस समय तक हमको मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, बहुत ज़्यादा यदि कोई पढ़ रहा है, यदि कोई PhD के लिए भी चला गया तो 30 वर्ष, इससे ज़्यादा तो हमारी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। सामान्यतः वैसे आप 25 साल ही मान करके चलिए। तो ये सीमित अवधि तक मिलने वाली शिक्षा है, वो बिल्कुल असीमित है, जन्म से लेकर के आजीवन ये चलने वाली। उसी में किसी एक बच्चे ने पॉइंट लिखा है कि यह समथिंग झूले से लेकर के कफन तक चलने वाली शिक्षा है। इतना ज़्यादा भावनाओं में नहीं बह जाना है हमको, ठीक, बिल्कुल इजी सा हमको भाषा यूज करना है। आजीवन चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली, ताजीवन चलने वाली, इस टाइप की भाषा यहाँ पर हमको यूज करना है। तो ये एक सीमित समय के लिए होती है, इसकी बात हमने कर ली। फिर यहाँ पर आप कुछ उदाहरण वगैरह भी देख सकते हैं, ऐसे करके हमारे 4-5 पॉइंट इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। इसको हम पहले एक उत्तर के रूप में देख लेते हैं। देखिए, यह शिक्षा क्या है, विद्यालय, महाविद्यालय और इन संस्थानों द्वारा दी जाती है। जैसा हमने बात की, नियोजित होती है, क्रमबद्ध होती है, अनुशासित होती है, वेल प्लान्ड एजुकेशन होते हैं। फिर आप देखो, निश्चित पाठ्यक्रम और समय सारणी के अनुसार ये संचालित होती है। इनका अपना निश्चित पाठ्यक्रम होगा, जैसे क्लास 1 पास होने के बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं। समय सारणी इनकी अपनी होती है, फिर इनकी अपनी मूल्यांकन पद्धति होती है और ऐसे प्रमाण पत्र वगैरह प्रदान किए जाते हैं। निश्चित समय में पूरी होती है और ये नियंत्रित होती है सरकार या संस्थान द्वारा। वो वहाँ पर नियंत्रित नहीं है, केवल व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है अनौपचारिक शिक्षा में। तो इस प्रकार से ये अंतर एक कंप्लीट आंसर आपका हो सकता था। फिर हम अगला देखते हैं कि ये प्रगति स्कॉलरशिप क्या है। देखिए, AICT की प्रगति स्कॉलरशिप ये मुख्यतः अभी नई नहीं है, 2014-15 से ये चल रही है। ये AICT द्वारा वर्ष 2014-15 से ये स्कीम लागू है और इसके अंतर्गत क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा स्टेम क्षेत्र है, स्टेम क्षेत्र, इनमें छात्राओं की भागीदारी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। स्टेम क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। स्टेम क्षेत्र यानी क्या होती है, स्टेम क्षेत्र का मतलब होता है, आप समझिए, इसकी फुल फॉर्म होती है S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स। तो ऐसे फील्ड्स में जो हम छात्राएं होती हैं, गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। जेंडर रेशियो यहाँ पर 20% से भी कम आकर गया है भारत में। तो ऐसे क्षेत्रों में इनकी रेशियो, इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये प्रगति स्कॉलरशिप योजना लाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी भागीदारी यहाँ पर कम क्यों होती है। तो इनके कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है। इन क्षेत्रों में क्या होती है, आपकी एजुकेशनल फीस ही बहुत ज़्यादा होती है, इनके बुक्स बहुत महंगे आते हैं, तो खर्चे इनके ज़्यादा होते हैं इन क्षेत्रों में पढ़ाई के। फिर कई आर्थिक सामाजिक कारण इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर एक शहर में ऐसी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्टेम एजुकेशन अवेलेबल नहीं, बाहर जाना ज़्यादा पड़ता है। और आज के समय पर भी अपने घर से लड़कियों को बाहर भेजने के लिए एक हिचकिचाहट आज भी लोगों को होती है। तो वो भी एक क्षेत्र है। यदि कोई छात्रा ऐसी जगहों पर एडमिशन ले भी लेती है तो हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन के कारण या इन सब कारणों के कारण वह अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट ना कर पाए, कई बार बीच में ही वो ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ये सब कारणों को दूर करने के लिए, साथ में इनकी भागीदारी ऐसे फील्ड में बढ़ाने के लिए ये स्कॉलरशिप योजना लाई गई है। अब ये भागीदारी बढ़ाएंगे कैसे, वित्तीय सहायता देकर के, स्कॉलरशिप देकर के। तो स्कॉलरशिप कितनी मिलनी है, स्कॉलरशिप इनको मिलनी है 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज पर ईयर। यहाँ पर प्रगति स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत ये है कि जो भी छात्राएं हैं स्टेम फील्ड में, यदि वो अपना एजुकेशन लेना चाह रही हैं,
उसमें जाना चाह रही है तो उनको 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी पर एनम के हिसाब से, यानी साल भर में 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये किन को मिलेगा, सभी को मिलेगा क्या? नहीं, इसके लिए पात्रता रखी गई है। इसके लिए पात्रता क्या है? सबसे पहले तो पारिवारिक आय जो है, पारिवारिक आय उस छात्रा की 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिर दूसरा बात यह है कि एक परिवार की 2 बेटियों के लिए ही ये योजना है, यानी एक परिवार की 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। फिर तीसरी बात यह है कि जो भी छात्रा इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेना चाह रही है वह उसको लाभ तभी मिल पाएगा जब उसने टेक्निकल फील्ड में यानी स्टेम फील्ड में एडमिशन ले लिया हो, भले ही वो फर्स्ट ईयर में हो, पर जब वो एडमिशन ले लेगी उसके बाद ही इस स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। और यदि वो बीच में ड्रॉप आउट कर जाती है तो जिस समय वो ड्रॉप आउट करेगी उसी समय पर ये स्कॉलरशिप भी उनकी बंद हो जाएगी। तो तीसरा बात यह है कि टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में इनका प्रवेश हो गया हो, तकनीकी क्षेत्र में, फिर चाहे डिग्री हो या फिर डिप्लोमा के लिए हो, डिग्री हो या डिप्लोमा, इनमें प्रवेश इनका हो गया हो। इनमें जब तक इनका प्रवेश नहीं होगा तब तक वे इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। तो पारिवारिक आय पहले इनकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि परिवार की 2 बेटियां ही इसके लिए पात्र रहेंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि तकनीकी क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा के लिए इनका प्रवेश हो चुका हो, तब ऐसे स्कॉलरशिप इनको मिल सकती है। तो ये है हमारी प्रगति स्कॉलरशिप योजना। अब इसके अंतर्गत और क्या पूछा, एआईसीटी की प्रगति स्कॉलरशिप योजना क्या है, ये हमने डिस्कशन कर लिया। फिर इसके बाद आपको बताना है कि प्रमुख लाभ क्या लिखना है। तो शुरुआत में आपको तो इस योजना के बारे में ही बताना है कि प्रगति स्कॉलरशिप योजना है क्या। प्रगति स्कॉलरशिप योजना एआईसीटी द्वारा 2014-15 से शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य छात्राओं की भागीदारी ऐसे स्टेम फील्ड में बढ़ाना है, स्टेम फील्ड में बढ़ाना है। इस प्रकार से आप योजना के बारे में 2-3 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर यदि पूछा है कि इसके प्रमुख लाभ बताने हैं तो आप यहाँ पर से इस प्रकार से कुछ ऐसे दे करके लाभ वगैरह के बारे में आप लिख सकते हैं। लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ तो यही है कि इनको वित्तीय सहायता मिलने वाली है, वित्तीय सहायता या आर्थिक लाभ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इनको वित्तीय सहायता मिलेगी। उन 50,000 रुपए का ये कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे लैपटॉप खरीदना है, चाहे कॉलेज की फ़ी पे करनी है, हॉस्टल फ़ी पे करना है, किसी भी चीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। एक हो जाती है वित्तीय सहायता, हो गई इनकी वित्तीय सहायता हो गई। फिर दूसरा आप इसमें बोल सकते हैं कि स्टेम फील्ड में इनकी भागीदारी बढ़ रही है, यानी इनको शिक्षा के समान अवसर मिल रहे हैं, समान शिक्षा के अवसर इनको मिलेंगे, समान शिक्षा अवसर इनको प्राप्त हो रहे हैं, चूंकि इनके ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन हट गया। फिर आप तीसरी बात और क्या लिख सकते हैं, वित्तीय सहायता हो गई, समान शिक्षा के अवसर हो गए। अब चूंकि इनको खुद से ऐसी स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, इनके ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन हो गया, तो एक आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है, एक आत्मविश्वास जागृत होता है, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी। आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, आत्मनिर्भरता की भावना जागृत होगी। फिर इसमें आप और बता सकते हैं कि भविष्य में छात्राओं की या फिर महिलाओं के निर्णयन में सहभागिता ज़्यादा बढ़ेगी, निर्णयन में इनकी सहभागिता बढ़ेगी। फिर आगे आप और लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण या फिर सामाजिक सशक्तिकरण की बात भी आप कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा भाई, हमारा सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें आप लाभ के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं, शुरुआत में आपको 2-3 पॉइंट्स आपको प्रगति योजना के बारे में बतानी थी, स्कॉलरशिप योजना के, उसके बाद फिर आपको लाभ बताना था। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके छिपे हुए हैं, तो इस प्रकार से इनका डिवीजन आप कर सकते थे। देखिए मॉडल आंसर में हम देखते हैं किस प्रकार से उत्तर इसको लिखा जा सकता था। तो ये देखिए, शुरुआत में हमने योजना के बारे में बताया है कि यह क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,000 छात्राओं को, हर साल केवल 10,000 छात्राओं को ही ये स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिलेगा। अब ये 10,000 छात्राएं कैसे चयनित की जाएंगी, तो मेरिट बेस पर जो भी पात्र छात्राएं होंगी अप्लाई करेंगी, और जब वो अप्लाई कर लेंगी तब मेरिट के बेस पर इनका चयन किया जाता है। अभी भी डेट ओपन है, 31 अक्टूबर समथिंग मैं देख रहा था, 31 अक्टूबर 2025 तक मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अभी हाल में 4-5 दिन पहले की बात है कि 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी विंडो ओपन है। तो आप में से भी कोई इसमें डालना चाहे डाल सकते हैं, वैसे स्टेम फील्ड वालों के लिए है। ठीक, तो ये देखिए प्रत्येक वर्ष
10,000 छात्राओं को तकनीकी, व्यावसायिक, स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। फिर यहाँ पर हम लाभ बता सकते हैं, आर्थिक सहयोग है, इनको समान अवसर प्राप्त होंगे, महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। इन सब के बाद फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो ये पीएम उषा, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएम उषा। पीएम उषा, इससे पहले जो चल रहा था अभियान रूसा अभियान, उसकी जगह इसने ली। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम रूसा अभियान बोलते थे, उसकी जगह इसने ली। अब ये रूसा अभियान क्या है, तो आप ये देखिए, बिल्कुल समग्र शिक्षा अभियान से आप इसको लिंक कर सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान भी क्या है, एक सार्वभौमिक शिक्षा के रूप में लाया गया था, सार्वभौमिक शिक्षा के विस्तार के रूप में लाया गया था कि सभी को बराबर एजुकेशन देना है, एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी है, सब तक शिक्षा पहुंच पाए, इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान लाया गया था, पर वो स्कूली शिक्षा के लिए था। वैसा ही हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था। देखिए हो क्या रहा था, शुरुआत में जो भी फंडिंग्स थी, जो हमारे राष्ट्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपके आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, इनको ज़्यादा करके फंडिंग जा रही थी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इसके कारण पीछे छूट जा रही थी। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंडिंग्स कम है, उन पर ध्यान कम दिया जा रहा है, तो ये अपना एक्सपांशन नहीं कर पा रही, तो राज्य के केवल एक सीमित क्षेत्र पर ही ये सिमट करके रह गई थी, इनका एक्सपांशन नहीं हो पा रहा था। एक्सपांशन नहीं हो पा रहा था मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में कॉलेजेस वगैरह अवेलेबल नहीं, तो ये संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ये चीज़ें, ये जो गैप यहाँ पर आ गई थी, इसको फिलअप करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लाया गया था, जो कि 2013 में आया था। 2013 के बाद 2018 तक इनका पहला फेज चला, 2018 से 2023 तक दूसरा फेज चला, फिर हमारी नई शिक्षा नीति आई। तो उस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रूसा का नाम बदल करके हमने पीएम उषा कर दिया, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ऐसा इसका नाम कर दिया है। ये रूसा ही, सारी चीज़ें लगभग सेम है, हमने केवल इसका नाम बदल दिया है। तो इसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत उद्देश्य ये, जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे क्या है, फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, कॉलेजेस अवेलेबल नहीं, कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं, टीचर्स हैं तो उनकी एजुकेशनल स्किल क्वालिफिकेशन वैसा नहीं है जैसा शहरी क्षेत्रों में है। यदि वो भी है तो कॉलेज में लैब्स नहीं, लैब्स हैं तो इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स हैं तो वो मॉडर्न नहीं है, पुराने हैं। तो इस प्रकार की कई वहाँ पर समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए ये अभियान लाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जीओआई और हमारा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कुछ फंड लगाएगी। इसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो अपनी अवसंरचना वगैरह मजबूत कर पाए। तो कुल मिलाकर के शिक्षा का प्रसार करना ही, उच्चतर शिक्षा का प्रसार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उच्चतर शिक्षा पहुँच पाए, और ये शिक्षा पहुँच कैसे पाएगी, जब उनके पास वहाँ पर वैसे संसाधन उपलब्ध होंगे। तो ये संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाई गई। तो पीएम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में आप यहाँ पर बता सकते थे 3 लाइन पर कि यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के जगह पर पीएम उषा अभियान लाया गया है, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इस प्रकार की कुछ यहाँ पर हम पीएम उषा के बारे में बता सकते थे। फिर इसके उद्देश्य के बारे में हम लिख सकते थे, उद्देश्य क्या होंगे, वही पैटर्न। उद्देश्य में हम पहला तो यही बता सकते हैं कि अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण हम कह सकते हैं, जो भी हमारे उच्चतर शिक्षा की अवसंरचनाएं हैं उनका सुदृढ़ीकरण, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण। अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, और यदि वहाँ पर हैं तो उनको और मजबूत करने। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो दूरस्थ क्षेत्र में वंचित वर्ग है उनको भी शिक्षा के अवसर प्राप्त हो पाएंगे। शिक्षा के अवसर यानी समान शिक्षा का अवसर आप लिख सकते हैं, या फिर समावेशी शिक्षा आप लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा का प्रसार ऐसे आप लिख सकते हैं, समावेशी शिक्षा का प्रसार ऐसे आप लिख सकते हैं। और समावेशी शिक्षा का प्रसार, अब ये दोनों चीजें हो गई, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण हो गया, समावेशी शिक्षा का प्रसार हो गया। फिर और समावेशी शिक्षा का प्रसार हमको किसके साथ करना है, समान शिक्षा स्तर के साथ करना है। यानी जैसी एजुकेशन शहरी क्षेत्रों में मिल रही है वैसा ही एजुकेशन हम ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी दे पाएँ। और ये किस माध्यम से अवेलेबल होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं गुणवत्ता जब हम बढ़ाएं, इसकी गुणवत्ता संवर्धन के माध्यम से ये उपलब्ध हो पाएगा। तो उच्चतर शिक्षा का गुणवत्ता संवर्धन आप इसमें भी लिख सकते हैं, गुणवत्ता संवर्धन की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गुणवत्ता संवर्धन करना भी इसका एक उद्देश्य है। गुणवत्ता संवर्धन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी तो क्या होगा, रोजगार योग्यता लोगों की बढ़ेगी, रोजगार परकता बढ़ाना, ये भी आप इसमें कर सकते हैं, रोजगार परकता बढ़ाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। रोजगार परकता इन सबको बढ़ाना, ये भी इसका एक
उद्देश्य है। इस टाइप के यहाँ पर कई आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत आप और सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे हम कॉमन से पॉइंट होते हैं, नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। शिक्षा के अंतर्गत नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, इसकी बात आप कर सकते हैं, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर इसमें आप और लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अनुरूप शिक्षा को ढालना। इस प्रकार की और कई चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ उद्देश्य। और लिखना चाहें तो और इसमें क्या लिख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका मजबूत करना, शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की भूमिका निश्चित करना या राज्यों की भूमिका सुदृढ़ करना, इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो देखिए उद्देश्य में भी हम इतनी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका मॉडल आंसर एक देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है? भारत सरकार द्वारा 2023 में प्रारंभ एक केंद्र प्रायोजित योजना। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक, स्पॉन्सर्ड है ये, इसके अंतर्गत फंडिंग दी जाएगी, ठीक। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पूर्ववर्ती राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के स्थान पर लागू किया गया है। अब इसके अंतर्गत हम यहाँ पर उद्देश्य लिख सकते हैं। हालांकि आप योजना में एक आध लाइन इसमें और लिख सकते थे कि इसके उद्देश्य वगैरह क्या है या फिर ये किस लिए लाए गए हैं। इस टाइप की चीजें थोड़े बहुत एक लाइन में और एक्सप्लेन करके फिर हम आगे बढ़ सकते थे। ठीक, आगे हम देखते हैं कि वंचित वर्ग के समक्ष विद्यमान प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हमारे वंचित वर्ग के समक्ष वंचित वर्ग होते कौन है? जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनके पास शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, आर्थिक अवसर, रोजगार के अवसर, ये भी जो हमारे मूलभूत अधिकार है वो भी बिल्कुल पर्याप्त रूप से जिनके पास उपलब्ध नहीं हो पाते, चाहे वो हमारे शहर में रहें चाहे दूरस्थ क्षेत्रों में, वैसे वर्ग कहलाते हैं वंचित वर्ग। अब इनके बारे में पूछा है कि वंचित वर्ग के समक्ष विद्यमान प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इनके पास कई टाइप की समस्याएं होती हैं। एक तो ये रहते, इनमें जनरली आप देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर आपके कह सकते हैं कि जो घुमंतु वर्ग होता है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक, ये सब इनके अंतर्गत शामिल होते हैं। और ये जनरली आप देखेंगे यदि राज्यों में खास करके हमारे सेंट्रल इंडिया वाले पोर्शन में, या फिर आप चले जाए नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में, या फिर आप कहीं भी चले जाए, तो ये जनरली किन क्षेत्रों में रहते हैं? ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर बिजली पानी वगैरह की सुविधा बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती नहीं, और सामान्यतः वो बड़े शहरों से कटे हुए होते हैं, वहाँ पर परिवहन की सुविधा भी ज़्यादा नहीं होती। तो इनको कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें भी हमने पूछा है वंचित वर्गों के समक्ष विद्यमान प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें उल्लेख सामाजिक आर्थिक समस्या क्या हो सकती है? यदि हम पहले देखें आर्थिक समस्या, इसमें भी हम दो आपके कॉलम पर एक ऐसा कॉलम बना लेते हैं, उस पर हम देखते हैं आर्थिक समस्या क्या हो सकती है और सामाजिक समस्या क्या हो सकती है। आर्थिक समस्या के अंतर्गत हम देखें आर्थिक समस्याएं क्या हो सकती है। आर्थिक समस्या एक तो हो जाती है बेरोजगारी, इनके पास रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध नहीं होते, तो इनको रोजगार भी ज्यादा नहीं उपलब्ध होता। फिर बेरोजगारी नहीं होगी तो गरीबी होती है, चूंकि उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, लगातार इनका आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो गरीबी का ये सामना करते हैं। अब बेरोजगारी है, गरीबी है, तो यहाँ पर ऋणग्रस्तता भी आप लिख सकते हैं, इसके कारण ये ऋणग्रस्त होते चले जाते हैं, ऋणग्रस्तता आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं भूमि एवं संसाधनों की कमी, भूमि एवं संसाधनों की कमी, इनके पास अपनी कोई पुरखौती संपत्ति नहीं होती, खुद के घर भी नहीं होते हैं, जैसे घुमंतु वर्ग वगैरह है, इधर से उधर घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं। भूमि एवं संसाधनों की कमी, आप इनकी बात कर सकते हैं, भूमि एवं संसाधनों की कमी, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर यदि और लिखना चाहें तो इसमें आप और क्या लिख सकते हैं, यदि इनको रोजगार मिल भी गया है तो इनको वेतन की कमी होती है, अच्छे वेतन इनको प्राप्त नहीं होते, वेतन की कमी रहती है इनकी, ठीक। या फिर ये रेगुलर नहीं होते, यानी इनको वेतन रेगुलर नहीं मिलता भी है तो वेतन जो है इनको कम मिलता है, तो कम वेतन भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो ये केवल आपको ऐसे पॉइंट्स डिस्क्राइब नहीं करने, आपने केवल ऐसे साइड हेडिंग बना दी, उसके बाद अंदर आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना होता है। आप ऐसा सीधा भी जा सकते हैं या फिर आप ऐसे वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर कोशिश ये करनी है हमको कि कम से कम 4-4 पॉइंट दोनों में हमको दिखाने की आर्थिक समस्या क्या है और साथ में सामाजिक समस्या क्या है। तो सामाजिक समस्याएं क्या हो सकती हैं इनकी? सामाजिक समस्याओं में हम देखें सामाजिक समस्या क्या है। सामाजिक समस्या इनके पास सबसे मुख्य ये है कि शिक्षा सुविधा की कमी है, शिक्षा की कमी, ये सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है। फिर आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा की कमी,
चूँकि ये ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो शिक्षा वहाँ पर अवसंरचना नहीं बन पाती, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, आप इसको लिख सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य सुविधा की कमी। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, भेदभाव इनमें होते हैं, चाहे जातिगत भेदभाव हो, चाहे लैंगिक भेदभाव हो। फिर इनके पास क्या होते हैं, समान अवसर उपलब्ध नहीं होते, जैसे अवसर शहरी क्षेत्रों में जो समाज की मुख्य धारा में उनको उपलब्ध होते हैं, वैसे अवसर इनके पास उपलब्ध नहीं होते। साथ में फिर आप लिख सकते हैं कि इनमें हीन भावना होती है या फिर आत्मविश्वास की कमी होती है। ये क्या है, बहुत हिस्टोरिकल समय से, बहुत लंबे समय से इनको प्रशासन द्वारा भी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि नज़रअंदाज टाइप का किया गया है। कानून में समानता या फिर अन्य प्रशासनिक दृष्टि से इनको समान रूप में नहीं देखा गया। लगातार इनके लिए मतलब योजनाएं, बहुत ज़्यादा प्रभावी योजनाएं इनके लिए नहीं निकल करके सामने आई। यदि प्रभावी योजनाएं बनाई भी गई तो इम्प्लीमेंट सही नहीं हो पाया। इस टाइप की तमाम चीज़ें हैं, तो ये सारी इनकी सामाजिक समस्या के अंतर्गत आ जाती है। शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, फिर भेदभाव, चाहे जातिगत भेदभाव हो, लैंगिक भेदभाव हो, इनकी बात, फिर इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, समान अवसर की इनमें कमी है। ये सारी बातें आप सामाजिक समस्या के अंतर्गत लिख सकते थे। इसे हम एक उत्तर के रूप में देखते हैं। देखिए, सामाजिक समस्याएं, लैंगिक असमानता, शिक्षा की कमी, जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, कई बार उन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है, यानी वही कि प्रशासन, कानून, इन सब की दृष्टि में कई बार इनको बराबर नहीं समझा जाता। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, फिर आर्थिक समस्या में वही गरीबी, बेरोजगारी, इनके पास संसाधन नहीं, रोजगार इनके पास सुरक्षित नहीं, सामाजिक सुरक्षा का इनका अभाव होता है, ऋणग्रस्तता होती है। ये सारी बातें हम इसमें लिख सकते थे। फिर अगला हम देखते हैं, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 स्तंभों को समझाइए। यह क्वेश्चन तो बिल्कुल आप समझिए, यदि ये 4 स्तंभ के बारे में पूछ रहा है तो 4 लोगों ने मुश्किल से इसे लिखा होगा। बाकी बहुत ही सारे लोगों ने लिखा तो जरूर है पर सही नहीं लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपके लिखा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 स्तंभ, तो पहला ही पॉइंट लोग लिख रहे हैं NCERT। वो उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, वो स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा क्वेश्चन जो। तो कम से कम आपको इतना तो लॉजिक थोड़ा सा लगाना है, बिल्कुल अंधाधुंध कॉपी भरनी है करके कुछ भी लिखते हुए नहीं चले जाना है आपको। यहाँ पर देखिए, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 स्तंभ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है, पर आप देखिए लास्ट मंथ ही इसके बारे में बहुत हल्ला उठा था। ये बात सामने आई थी कि जो हमारी शिक्षा मंत्रालय है उसने इसके रिगार्डिंग एक बिल ड्राफ्ट कर लिया है संसद में। हो सकता है आपके विंटर सेशन में या नेक्स्ट बजट सेशन में उसको इंट्रोड्यूस भी किया जाए, संसद वगैरह में उसको लाया जाए, इस टाइप की बातें उठ रही थी। तो अभी 1 महीने पहले की बात है, बहुत हल्ला उठा था। खास करके जो UGC नेट वगैरह दिलाते हैं उनमें तो पैनिक ही मच गया था कि UGC जाने वाला है क्या, हमारे एग्जाम होंगे कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और ये आप लोगों ने नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, इन चीज़ों से आप अवेयर नहीं, तभी आपको ये चीज़ें नहीं मालूम। नहीं तो ये तो अभी 1 महीना पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं है, तो एक मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली है क्या। देखिए, भारत में जो उच्च शिक्षा के जो भी अभी दृष्टिकोण है उसमें आप ऐसा देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज हैं। जैसे हमारा यूजीसी है आपके अप्रूवल वगैरह के लिए या फिर ग्रांट वगैरह के लिए, हमारा एक बॉडी है यूजीसी। आप फिर कह सकते हैं एक तो हमारा बॉडी हो गया यूजीसी, एक बॉडी है हमारा एजुकेशनल रेगुलेटरी बॉडी AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल फील्ड के लिए। फिर एक है हमारा NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, शिक्षा के लिए। ऐसे ही आपका MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपका BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपका आईकार है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इस प्रकार के कई एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब इन सब के क्या है, अपने अलग अलग नियम हैं, अपने अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, इनके अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं सब चीज़ों के लिए। ठीक, अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप समझिए कि यदि कोई एक यूनिवर्सिटी है, यदि ये कोई यूनिवर्सिटी है, ये चाह रही है कि हम एक सामान्य शिक्षा का कोर्स भी लाएं, जैसे आपका BA MA टाइप का कॉमन कोर्स है। फिर यदि ये चाह रही है कि हम अपने यहाँ टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू करें, जैसे BTech वगैरह हो गए या BE वगैरह हो गए। फिर साथ में ये चाह रहे हैं कि शिक्षा टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम भी हम शुरू करें, जैसे B.Ed वगैरह हो गए। तब अब इनको क्या करना है, BA के लिए या ऐसे जनरल एजुकेशन प्रोग्राम है उसके लिए इनको परमिशन लेनी है UGC से, इनसे अप्रूवल लेना है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए इनको
अप्रूवल लेना है AICTE से, बीएड वगैरह के लिए इनको अप्रूवल लेना है NCTE से। अब देखिए कोई भी एक नया एजुकेशन प्रोग्राम ये लाना चाह रहे हैं तो इनको अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन लेनी पड़ रही है, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ रहा है। सबके अलग अलग नॉर्म्स है, उन सबको इनको फॉलो करना है, यानी इनके भी नियम कायदे फॉलो करने हैं, इनके भी। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको टीचर स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, सबके पैमाने अपने अलग अलग हैं। फिर कॉलेज का इंफ्रा कैसा होना चाहिए, सबके पैमाने अलग है। आपके कॉलेज में स्मार्ट लैब कैसे होने चाहिए, सबके पैमाने अलग अलग है। तो इन सबको यूनिवर्सिटी के ऊपर थोप दिया जाता है एक तरीके से, आप कह सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का ध्यान पढ़ाने की जगह नियम पालन में ही लग जाता है। या फिर एक और व्यवहारिक एग्जाम्पल हम ले, सपोज आप सोचते हैं कि हमको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, ठीक है, ओपन तो कर लिया, पर खाना बनाने के लिए आपको अलग संस्था से परमिशन चाहिए या अप्रूवल चाहिए, बैठने की व्यवस्था के लिए अलग संस्था से अप्रूवल चाहिए, मिठाई बेचने के लिए अलग संस्था से अप्रूवल चाहिए, सफाई व्यवस्था के लिए जो लगेंगे कर्मचारी उनके लिए अलग संस्था से अप्रूवल चाहिए, फिर जो दरबान रहेंगे गेट खोलने बंद करने गार्ड वगैरह उनके लिए आपको अलग संस्था से अप्रूवल चाहिए। तो देखिए कितना मैसी सा हो जाएगा हर एक चीज़ के लिए। तो वैसा ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि ये एजुकेशन की फील्ड में, हायर एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही केओटिक सा प्रोसेस हो गया। तो कोशिश ये की गई, ये सोचा विचारा गया कि क्यों ना इसकी जगह हम एक सिंगल यूनिफाइड एजुकेशनल रेगुलेटरी बॉडी हम ले आए जो इन सबको रिप्लेस करे और इन सब का काम अकेले कर ले। तो यही हमारी जो सिंगल यूनिफाइड एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी आई है, उसका नाम या फिर जो लाई जाएगी उसका नाम रखा गया है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, या जिसे बोल दिया जाता है शॉर्ट में HECI। यही एक ऐसी यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी होगी जो इन सबको रिप्लेस करेगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये तो काम इतना सारा बहुत सारा हो जाएगा, सबको कैसे ये रिप्लेस कर सकती है, सबका काम अकेले कैसे कर सकती है। तो डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अंतर्गत कई विभाग होंगे। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन भी चलती है, यानी KG1 KG2, फिर प्राइमरी भी चलती है, फिर आपके मिडिल स्कूल वाले भी चलते हैं, फिर आपके हाई स्कूल भी चलते हैं, हायर सेकेंडरी भी चलते हैं, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग काम होंगे। उन्हीं डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्तंभ के रूप में। 4 इनके मुख्य डिपार्टमेंट होंगे, उन्हीं को हम बोल रहे हैं 4 स्तंभ के रूप में। तो HECI के मुख्यतः हमारे यहाँ 4 स्तंभ होंगे। ये 4 स्तंभ कौन कौन से होंगे, तो इसे हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला स्तंभ तो होगा आपका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद। पहला स्तंभ हमारा होता है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं नेशनल NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन। ये पहला हमारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, ये पहला स्तंभ है। यह क्या करेगा, जैसे हमने अभी देखा, ये सामान्य शिक्षा के लिए UGC से परमिशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE से, BEd के लिए NCTE वगैरह से। तो अब ये क्या करेगा, ये सिंगल बॉडी हो जाएगी। सिंगल बॉडी होने का मतलब ये है कि अब इनको इसके लिए AICTE के पास, उसके लिए NCTE के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी टाइप का इनको एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करना है, केवल मेडिकल और लॉ के फील्ड को छोड़ करके किसी भी प्रकार का एजुकेशन प्रोग्राम इनको शुरू करना है तो इनको केवल इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। यदि इनको BA MA करवाना है, जाओ आप NHERC के पास, उनसे अप्रूवल लेकर गए। टेक्निकल एजुकेशन शुरू करवाना है, जाओ आप NHERC के पास, वहां से अप्रूवल लेकर आओ। टीचर्स एजुकेशन BEd वगैरह प्रोग्राम शुरू करवाने हैं, इनसे अप्रूवल लेकर आओ। यानी हर चीज के लिए कोई भी आप एजुकेशनल कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं, केवल मेडिकल और लॉ को छोड़ करके कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम आप शुरू करना चाह रहे हैं, आपको अप्रूवल लगेगी केवल इससे। अलग अलग ऐसे संस्थाओं के पास आपको दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो एक सिंगल विंडो फैसिलिटी टाइप की हो जाएगी। फिर दूसरा हम देखें, दूसरा क्या है, दूसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। दूसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद मतलब नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। ये क्या करेगा, ये हमारी अभी 2 संस्था हैं, जैसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल जिनको हम बोलते हैं NAAC, और दूसरी है हमारी NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। इनका एकीकरण करेगा, इनको यूनिफाइड करेगा। NAAC क्या करते हैं, NAAC हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज है, सामान्य यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, उनको अलग अलग पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस उनका एनालिसिस करता है। जैसे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ पर टीचर्स कैसे हैं, यानी उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है, इस टाइप की चीज़ें, वहाँ पर लैब्स कैसी हैं, इस टाइप की चीज़ें मेजर करके परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। NBS क्या करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर उनका टेक्निकल एजुकेशन कैसा है,
उन्हीं के बेस पर बस उनको परफॉर्म कर देते हैं, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस कर देते हैं। तो इनका रिपोर्ट अपना अलग आता है, इनका रिपोर्ट अपना अलग आता है, दोनों के अपने अलग अलग रिपोर्ट आते हैं, अपने अपने तरीके से रैंक करते हैं। अब यहाँ पर नैक क्या करेगा, इन दोनों को यूनिफाई कर देगा। इससे फायदा क्या है, एक सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझिए। कोई नई मूवी आई है, आपने अपने एक दोस्त से पूछा यार पिक्चर कैसी है, तो उसने बताया आपको कि कहानी बढ़िया है, थिएटर भी बढ़िया था, वहाँ पर अच्छे आवाज आ रहे थे, बढ़िया ठंडा ठंडा भी लगा, ठीक, डायलॉग वगैरह भी अच्छे हैं। इतनी बात आपको बता करके छोड़ दिया। आपने अपने दूसरे दोस्त से पूछा यार ये पिक्चर कैसी है, उसी पिक्चर के बारे में, तो उसने बताया कि उसकी संगीत बढ़िया है, कहानी भी बढ़िया है, ये सारी चीजें उसने बता दी, मोशन ग्राफिक्स भी बढ़िया है। पर अब देखिए ये दोनों बता तो ठीक रहे हैं अपने अपने हिसाब से, पर आपको ये तो समझ नहीं आ रहा इससे कि मूवी वाकई में है कैसी। तो यहीं पर ये चीजें हो रही है। नैक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा है कि वहाँ पर इंफ्रा कैसा है, पढ़ाने वाले कैसे हैं, लैब वगैरह कैसे हैं, और वहीं पर एनबीए बता रहा है केवल टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कि मोशन ग्राफिक्स वगैरह वहाँ पर कैसे हैं। तो आपको कुल मिलाकर के यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, नैक ओवरऑल इक्विवेलेंट पैरामीटर्स लाया है और इन सबके हिसाब से सारी परफॉर्मेंस एनालिसिस एक ही लिस्ट के अंतर्गत दे देगा। यानी आपको यदि मूवी का रिव्यू देखना है तो एक ही जगह पर आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा कि वहाँ की स्टोरी कैसी, उस मूवी की स्टोरी कैसी है, उस मूवी में एक्टिंग कैसी हुई है, उस मूवी की संगीत वगैरह कैसी है, उसका मोशन ग्राफिक्स कैसा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर पता चल जाएगा उस मूवी का। तो वैसे ही यहाँ पर होगा, ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड आपके परफॉर्मेंस एनालिसिस दे रहे हैं, वो केवल टेक्निकल एजुकेशन पर। ये क्या करेंगे, ये सभी चीज़ों पर बेस्ड सारी परफॉर्मेंस एनालिसिस करके आपके सामने रख देंगे और उस हिसाब से इनको रैंक कर देंगे। तो आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैसी है, कितनी अच्छी है, किन किन फील्ड में इनका अच्छा पकड़ है। तो ये बात है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद को लेकर के। तीसरा यदि हम देखें तो तीसरा है हमारा हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, इसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, HEGC। ये क्या करेगा, ये अनुदान देने का काम करेगा, ग्रांट वाली फंडिंग वाली काम ये करेगा, HEGC करेगा। पहले क्या हो रहे हैं, UGC अप्रूवल दे रहा है, वही रेगुलेशन कर रहा है, वही ग्रांट दे रहा है। तो इससे क्या है, कई बार निष्पक्षता पर या फिर इनके पारदर्शिता पर सवाल उठते थे, कई बार परफॉर्मेंस छोड़ करके कोई और विभिन्न कारक इन पर हावी हो जाते थे जिसके कारण इनको ज़्यादा फंडिंग मिल जा रही थी। तो अब जो है, और कई बार ऐसे भी होते थे कि यदि इनका ध्यान नियमन में ज़्यादा लगा है तो फंडिंग वगैरह लेट हो जाती थी, तो यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग वगैरह बहुत देर से मिलती थी। कई बार JRF वाले जानते होंगे, कई बार उनके महीनों के महीनों फेलोशिप डिले हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारे काम UGC के कारण उन पर बहुत ज्यादा ओवरलोड था, बर्डन था, इस कारण ये सब हो जा रही थी। तो अब अनुदान देने का काम केवल उच्च शिक्षा अनुदान परिषद करेगी, जो कि परफॉर्मेंस नीड बेस्ड एनालिसिस करके उनको ग्रांट्स वगैरह दी जाएगी। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से उनको अनुदान मिलेगा। तो ये हो जाती है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। फिर चौथा यदि हम देखें तो सामान्य शिक्षा परिषद, चौथा इसका पिलर होगा सामान्य शिक्षा परिषद। जनरल एजुकेशन काउंसिल, अभी क्या हो रहे हैं, UGC अपना अलग सिलेबस बना रहा है, AICT अपना अलग सिलेबस बना रहा है, NCT अपना अलग सिलेबस बना रहा है। इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, सबके सिलेबस अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, बहुत अनइवन सा हो जाता है, किसी के सिलेबस बहुत पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, किसी के बिल्कुल एकदम मॉडर्न आ गए, और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी यहाँ पर हो ही नहीं पा रही। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको लगा कि यार मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का कोई स्कोप यहाँ पर नहीं बच रहा। अब क्या है, चूंकि ये ही एक बॉडी है सामान्य शिक्षा परिषद, जो ये सब टाइप के सिलेबस बनाने का काम करेगी, फिर चाहे UGC वाला हो, चाहे AICT वाला हो, चाहे NCT वाला हो, सबके सिलेबस पाठ्यक्रम वगैरह यही अकेला बनाएगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी अप्रोच को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में एक ही टाइप का जो करंट मार्केट नीड है उसी के हिसाब से सारे सिलेबस को अपडेट किया जाएगा। ये सारी बात होंगी इसके अंतर्गत। साथ में ये क्या करेंगे, ICT बेस्ड शिक्षा प्लेटफॉर्म भी डेवलप करेंगे, डिजिटल एजुकेशन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये सब काम भी ये ओवरसी करेंगे। तो ये इसके मुख्यतः 4 स्तंभ है। इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है लगातार, क्योंकि हो सकता है बिल वगैरह आपके इस विंटर सेशन में आ जाए या फिर नेक्स्ट वाले में आ जाए, जैसा भी है। अभी तो हल्ला उठा था, हालांकि अभी का कंसेप्ट नहीं है, 2018 का कंसेप्ट है, ले दे करके अभी आ पा रहा है। तो अभी ये भी देखना है कि आगे हल्ला ही उठता है या और आता है। खैर जो भी होगा, पर आपको इसको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए 4 स्तंभ, इसी के बारे में हमने बताया है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग क्या एक प्रस्तावित
संस्थाएं, प्रस्तावित स्वायत्त वैधानिक संस्थाएं जो कि ऐसे यूजीसी को, एनसीटीई को और एआईसीटी इसका स्थान लेकर के एकीकृत नियामक बनेगी। इसके 4 स्तंभ क्या होंगे? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद जो कि नियमन का काम करेगी, फिर राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद जो कि रैंकिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, गुणवत्ता मूल्यांकन इन सब का काम करेगी, फिर उच्च शिक्षा अनुदान आयोग जो कि ग्रांट वगैरह देने का काम करेगी, अनुदान देने का काम करेगी, और साथ में आपके राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच यानी आपका वही सामान्य शिक्षा परिषद की बात जो कि आईसीटी वगैरह बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी, साथ में नए पाठ्यक्रम वगैरह निर्माण करने का काम करेगी। फिर हम देखते हैं उचित मानव संसाधन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उचित मानव संसाधन नियोजन के अभाव में उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। उचित मानव संसाधन, कोई देश कितनी आर्थिक प्रगति कर रहा है ये इसी बात पर डिपेंड करती है कि उनकी मानव संसाधन नियोजिता कितनी अच्छी है। यदि उनके मानव संसाधन नियोजिता ही अच्छी नहीं होगी तो वो देश कभी आर्थिक प्रगति कर नहीं पाएगा, उसका जनसांख्यिकी लाभांश उस पर जनसंख्या बोझ बन करके रह जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप अपने दिन के लिए भी कई चीजें प्लान करते होंगे ना, सुबह मुझे इस टाइम में उठना है, इस समय तक नहा लेना है, इस समय तक खाना खा लेना है, इस समय तक मुझे कॉलेज या कोचिंग तक पहुंच जानी है, वापस आना है तो इतने घंटे फिर मुझे पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद टीवी देखना है या दोस्त के साथ घूमना है, जैसा भी आपने भी प्लानिंग की है। तो आपने प्लानिंग तो कर ली, पर अगले यदि आपने अगले दिन के लिए प्लानिंग ही नहीं की या प्लानिंग कर ली आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, आपने सोचा 6 बजे तक सो करके उठना, आप 10 बजे सो करके उठ रहे हैं, आपने सोचा था कि 8-9 बजे तक नहा लेना है, वो आप 2 बजे तक नहा कर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये भी आपकी प्लानिंग ही है। वैसे ही हम ह्यूमन रिसोर्स प्लान करते हैं कि इन फ्यूचर देश को क्या जरूरत पड़ने वाली है, उस हिसाब से वहां पर मानव संसाधन तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें पूछी गई कि यदि उचित मानव संसाधन नियोजन ना हो तो उसके अभाव में उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं। तो इसके कई भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं यदि उचित मानव संसाधन नियोजन नहीं होता है। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज तो यही होगी कि बेरोजगारी में वृद्धि होगी। सबसे पहली चीज आप देखेंगे बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, शिक्षित बेरोजगार इसमें से ज्यादा निकल करके आएंगे। आपने शिक्षा तो दे दी पर वो करंट मार्केट नीड के हिसाब से नहीं होगी, जो अभी ओरिजिनल डिमांड है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रोजगार वगैरह प्राप्त नहीं हो पाए, उस हिसाब से शिक्षा वगैरह प्राप्त नहीं होगी, उस तरीके से आपको कौशल विकसित नहीं होगा, तो आप बेरोजगार रह जाएंगे। ये वाली बात है। बेरोजगारी वृद्धि होगी तो इससे क्या होगी? गरीबी बढ़ेगी। इससे आप कह सकते हैं गरीबी में वृद्धि होगी। बेरोजगारी वृद्धि होगी तो गरीबी में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी। साथ में आपकी बेरोजगारी चूंकि बढ़ रही है, मार्केट बेस्ड या मार्केट नीड बेस्ड एजुकेशन नहीं है, मार्केट नीड बेस्ड स्किल्स नहीं है, तो कुशल जनशक्ति का अभाव हो जाएगा। मार्केट में कुशल जनशक्ति का अभाव होगा, ये भी आप बता सकते हैं। मार्केट में कुशल जनशक्ति का अभाव होगा, देश में कुशल जनशक्ति का अभाव होगा। कुशल जनशक्ति का अभाव होगा तो इससे क्या परिणाम निकलेगा? इससे उत्पादकता में कमी आएगी, देश की उत्पादकता में कमी आएगी। क्योंकि यहाँ पर कुशल जनशक्ति नहीं है तो उत्पादकता में कमी आना स्वाभाविक है। उत्पादकता में कमी आएगी, आप बता सकते हैं। उत्पादकता में कमी आएगी तो एक जो होगा आर्थिक ठहराव हो जाएगा। आर्थिक ठहराव कहने का मतलब ये है कि देश की जीडीपी वृद्धि दर ये लगातार गिरती चली जाएगी। आर्थिक ठहराव यहाँ पर आप कह सकते हैं। और ये सारी कंडीशन होगी तो और क्या हो सकता है? प्रतिभा पलायन हो, ब्रेन ड्रेन जिसको हम बोलते हैं, प्रतिभा पलायन होने लगेगा देश से। जो भी अच्छे लोग हैं या फिर जिनको जहाँ पर स्कोप दिखेगा, जहाँ पर उनको अवसर प्राप्त होगा, वहां पर वो पलायन करने लगेंगे। तो प्रतिभा पलायन जैसी चीजें हमको सामने देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें होंगी तो इसके साथ क्या होगा? क्योंकि अब ये उत्पादकता में कमी हो रही है, आर्थिक ठहराव है, फ्यूचर में कुछ स्कोप नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या होगा? असामाजिक तत्व एवं आपराधिकता इनको बढ़ावा मिलेगा। आपराधिक तत्व एवं असामाजिक तत्व इनको बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। आपराधिक एवं असामाजिक तत्व ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और ये जब बढ़ेंगे, अपराध किसी देश में ज़्यादा हो रहा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। राजनीतिक अस्थिरता ये आप कह सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर होगी तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सतत विकास में बाधा, या फिर आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ते चले जाएगा देश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ापन। तो देखिए ये सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये सारे पॉइंट्स को ही हमको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आप ऐसे करके एक एक दो लाइन में डिस्कस कर सकते हैं। यही होते हैं हमारे मानव संसाधन नियोजन के अभाव में उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है, पर ये कोशिश करना है आपने को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉइंट्स लिख पाए, केवल 3-4 तक सीमित ना रहे, कम से कम 5-6 यहाँ तक हम जाने की कोशिश करें। एक एक दो लाइन में सेल्फ अंडरस्टूड टाइप की हमारी साइड हेडिंग होनी चाहिए, उसके अंतर्गत हमारे सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बारे में देखिए, मॉडल आंसर में भी वही चीजें आपकी लिखी हुई है। बेरोजगारी संकट, आर्थिक ठहराव, सामाजिक असमानता होगी, अमीर अमीर होते चले जाएंगे, गरीब गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि जिनके पास अवसर है केवल उन्हीं के पास अवसरों की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। प्रतिभा पलायन, गरीबी का विस्तार होगा, आपराधिक असामाजिक तत्व वगैरह बढ़ेंगे, राजनीतिक अस्थिरता, फिर जनसांख्यिकी लाभांश जो जनसांख्यिकी बोझ बनकर रह जाएगा। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत लिखी जा सकती थी। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा सुधारों के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हमको वोकेशनल एजुकेशन के तहत बात करनी है। वोकेशनल एजुकेशन क्या है? प्रोफेशन बेस्ड एजुकेशन है, जैसी मार्केट की नीड है, जैसा वहाँ पर काम चाहिए, सीधा व्यवहारिक कौशल ही उनको प्रदान किया जा रहा है, उसे ही बोला जाता है व्यावसायिक शिक्षा। जैसा अभी हमने कुछ समय पहले एग्जाम्पल लिया था, एक इलेक्ट्रिशियन को किताबी ज्ञान न देकर के वायर फिट कैसे करना है, स्विच कैसे बदलने हैं, मशीन इक्विपमेंट्स कैसे सुधारना है, यही चीज़ों की उसकी शिक्षा दी जाती है, इन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आपके ITIs वगैरह में उनको बोला जाता है व्यावसायिक शिक्षा, जो कि व्यवहारिक कौशल से संबंधित शिक्षा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं? तो सबसे पहला प्रावधान तो आप ये देखिए कि विद्यालय स्तर पर, स्कूली शिक्षा पर यदि हम देखें तो विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है, यानी पाठ्यक्रम वगैरह जोड़ गए। कब से? 6वीं क्लास से, कक्षा 6वीं से ही व्यवहारिक शिक्षा देने की बात कही गई है। कक्षा 6वीं से ही व्यवहारिक शिक्षा वगैरह जोड़ने की बात की गई। अभी छत्तीसगढ़ में भी आप देखो तो कई जगह पर जोड़ भी दिया गया है। जैसे इनको खेती किसानी के बारे में कई बार बताया जाता है, बागवानी कराई जाती है, छोटे बच्चों को ले जा करके कराई जाती है, इन द सेंस उसके बारे में उनको बताया जाता है किस प्रकार से मिट्टी रोपा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बीच बीच में न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके विद्यालय स्तर पर। फिर यदि हम उच्च शिक्षा स्तर पर जाएं, उच्चतर शिक्षा स्तर पर या उच्च शिक्षा स्तर पर, उच्च शिक्षा स्तर पर क्या है? ऐसे जो हमारे शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर कौशल विकास केंद्र या फिर व्यावसायिक केंद्र, इनको स्थापित करने की इसमें बात की गई है। फिर यदि हम और देखें, स्कूल शिक्षा हो गया, उच्चतर शिक्षा हो गया, दूरस्थ शिक्षा के लिए हम देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की बात की गई है। डिजिटल व्यावसायिक शिक्षा प्लेटफॉर्म ये हमारे विकसित करने की बात की गई है, जैसे कि हमारा PM ई-विद्या पोर्टल है या फिर आपके दीक्षा पोर्टल है, इन सब की बात है। व्यावसायिक शिक्षा वगैरह यहाँ पर इनको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर और क्या हो सकते हैं? कई ऐसे पाठ्यक्रम है, जैसे IT क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, इनमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। फिर इसमें यदि हम और आगे जाएं तो इसमें और कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जैसे 2025 तक हमारा जो लक्ष्य है, 2025 का जो लक्ष्य है, इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि लगभग 50%, लगभग 50% विद्यार्थी जो हैं उनको कौशल विकास के तहत जोड़ा जाना, ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 50% विद्यार्थियों को ऐसे हमारे जो भी व्यावसायिक शिक्षा है इनसे इनको जोड़ा जाना लक्ष्य रखा गया। फिर यदि आप और देखें तो प्रशिक्षण, इंटर्नशिप इनको अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप इसको अनिवार्य कर दिया गया है इस शिक्षा नीति के तहत। ये ऐसा आपके जर्मनी वगैरह पर ज़्यादा देखने को मिलता है कि लगातार 11th-12th, जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे 11th-12th में या कॉलेजेस वगैरह में, वहाँ पर ऐसे वोकेशनल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। कुछ ना कुछ एक आपको व्यवहारिक शिक्षा या फिर कौशल विकास वाली शिक्षा यहाँ पर जरूर प्रदान की जाएगी। और साथ में आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो भी नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, इनको अंतर्राष्ट्रीय मानक का बनाया जाना है, अंतर्राष्ट्रीय मानक का इनको बनाया जाना है। तो ये सारे प्रावधान आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत की गई है। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से पढ़ना है, इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है। शिक्षा क्षेत्र में कैसा सुधार है, स्कूली शिक्षा में कैसा सुधार है, उच्च शिक्षा के अंतर्गत कैसा सुधार है, जो अभी हमने HECI के रूप में देखा। फिर व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ पर बात उठती है। फिर आपके प्रारंभिक यानी प्राइमरी वाली जो शिक्षा है उसके बारे में बात उठती है। इन सबको अलग अलग कैटेगराइज करके आपको पढ़ना है। ठीक, फिर यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं, एक बार उत्तर पर नजर डाल लेते हैं इसके। ये देखिए, पहले हमने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में थोड़ा बता दिया, फिर इसके अंतर्गत हमने बिंदुवार तरीके से इसमें बताया विद्यालय स्तर पर कक्षा 6 से ही व्यावसायिक विषयों का समावेश किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में इनका प्रावधान रखा गया है व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने का। कौशल आधारित पाठ्यक्रम इनको बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल व्यावसायिक शिक्षा प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, ये सारी बातें इसमें आप लिख सकते थे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर वाले। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है?
और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांग कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी आप कह सकते हैं। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें सामाजिक सुरक्षा वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंतर्गत से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से दिया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो पहले तो आपको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बारे में बताना है कि ये संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार कन्वेंशन जो हुआ था उसी को फॉलो अप करते हुए उसके जितने भी प्रोविजंस थे उसको अप्लाई करने के लिए ये आपका अधिनियम लाया गया। ये लाया गया अधिनियम 2016 में था पर अप्लाई हुआ है आपका 9 अप्रैल 2017 से। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी आपको बता देनी है। 21 दिव्यांगों के प्रकार में यानी उनका वर्गीकरण किया गया 21 रूप में, 21 दिव्यांगों के उसमें आपको वर्गीकृत किया गया है। फिर यदि आप देखेंगे इनमें 4% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है दिव्यांगों को। ये सारी बात कुछ छोटी छोटी बात आप इसमें बता सकते हैं। फिर इसमें यदि हम आगे जाएं, क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांग कल्याण के लिए उठाए गए कदम। कई प्रकार के इसमें कदम है। पहला तो यही है कि छात्रवृत्ति योजना 150 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के बहुत सारे इनमें छात्रवृत्ति योजना चल रही है, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि इनको सहायता उपकरण वगैरह प्रदान किए जा रहे हैं, कृत्रिम अंग वगैरह प्रदान किए जा रहे हैं। कृत्रिम अंग जिनके पैर नहीं है, जो आर्टिफिशियल लेग्स वगैरह आते हैं या फिर आर्टिफिशियल हैंड आते हैं या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ें, कृत्रिम अंग प्रदाय योजना है। फिर आप कह सकते हैं कृत्रिम अंग प्रदाय योजना के बाद इनको मोटराइज ट्राइसिकल दिया जा रहा है, यानी आपके व्हील चेयर होते हैं जो मोटराइज्ड होते हैं, बैटरी से जो चलेंगे वैसे इनको प्रदान किया जा रहा है। फिर शिक्षण की इनकी व्यवस्था की गई है, आवासीय विद्यालय भी इनके लिए है। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना भी चल रही है। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों दिव्यांग है तब इनको 1 लाख रुपए तक की यानी 50,000 इनको और 50,000 इनको, इस टाइप की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि इनको दी जाती है। इस प्रकार की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है आप इकोनॉमिक सर्वे में जाकर के उसको देख सकते हैं। बहुत बड़ी उसमें लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर हमने कुछ चीजें बताई है, जैसे आप देख लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को जो NGOs हैं इनको शिक्षा वगैरह प्रदान करना चाह रहे हैं तो उनको सरकार द्वारा फंडिंग दी जाती है, ग्रांट दिया जाता है, थोड़े बहुत इनको वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना है 150 रुपए से 190 आपके लगभग 1000 रुपए तक की इसमें छात्रवृत्ति योजना है कई जगहों पर। कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान योजना, मोटराइज ट्राइसिकल, सामर्थ्य विकास योजना, आधुनिक सहायक उपकरण वगैरह वितरित करना है, जैसे आपके फेरी मेले लग जाते हैं उसमें शिविर लगा करके ऐसे प्रदान किए जाते हैं। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, सामाजिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना है जो कि बहुत उत्कृष्ट परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जिनकी रहती है उनको वित्तीय रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते थे। फिर यदि हम अगला क्वेश्चन देखें, इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों ने मानव संसाधन विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई और उनकी प्रासंगिकता का समकालीन परिप्रेक्ष्य में वर्णन कीजिए या परीक्षण कीजिए। यहाँ पर देखिए आप 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन हो जाता है आपका ये वाला, ये हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स के लगभग, और यदि आप इसमें देखिए उनकी प्रासंगिकता का समकालीन परिप्रेक्ष्य में वर्णन कीजिए तो ये हो जाते लगभग आपके 5 नंबर के। दोनों के बारे में चर्चा करना था, बहुत कम लोगों ने लिखा है, सीधा IIT NIT ही वो शुरू हो गए। भाई IIT NIT दोनों एक ही टाइप के हैं, एक ही क्षेत्र में उनका योगदान है तकनीकी क्षेत्र में। यहाँ पर हमको सभी टाइप के मानव संसाधन विकास में पूछा है कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, सब प्रकार के संस्थानों के बारे में लिखना है। तो हमको अलग अलग तरीके से लिखना था। तकनीकी क्षेत्र अलग अलग कैटेगराइज यहाँ पर हमको करना था कि तकनीकी क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान। तकनीकी क्षेत्र में आप बता सकते हैं IIT NIT जो है बिल्कुल वर्ल्ड लेवल के इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता वगैरह हमको दे रहे हैं। फिर आप बोल सकते थे स्वास्थ्य या फिर आप प्रबंधन क्षेत्र में आप बता सकते हैं कि IIM जो है प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा वर्ग तैयार कर रहे हैं जो कि स्टार्टअप उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर यदि आप जाएंगे आगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप एम्स के बारे में लिख सकते हैं। फिर यदि उससे आप आगे और जाएंगे विज्ञान के क्षेत्र में तो आप IISER के बारे में लिख सकते हैं। फिर आप आगे जाना चाहेंगे सोशल सर्विस या सोशल साइंस वाले फील्ड में यानी टेक्निकल फील्ड से अलग जगह पर आप जाना चाहें तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है TISS मुंबई, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। JNU के बारे में लिख सकते हैं। सब हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। तो ऐसे अलग अलग फील्ड अलग अलग कैटेगराइज करके आपको लिखना था। साथ में समकालीन परिप्रेक्ष्य में इनका थोड़ा बहुत वर्णन भी करना था। इसमें आप बता सकते थे कि उत्कृष्ट लेवल के हमारे यहाँ वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं, टैलेंट हब भारत बन रहा है। फिर उसके बाद आप बता सकते थे कि यहाँ पर क्या भारत की इससे सॉफ्ट पावर बढ़ती है। फिर इसमें आप और एक बात ये भी बता सकते थे कि अब क्या है IITs हैं या फिर और बड़े जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्लोबल लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ MOU साइन कर रहे हैं, यानी यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे यहाँ आकर के भी पढ़ेंगे तो ग्लोबलाइजेशन हमारा बढ़ेगा, हमारे इंस्टीट्यूट्स का एक्सपोजर बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमको समकालीन परिप्रेक्ष्य में वर्णित करनी थी। तो इसके हम सीधा उत्तर पर नज़र डालते हैं। ये देखिए अलग अलग आपके जैसे तकनीकी क्षेत्र है, हमने क्या किया यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बांट दी और सब जगहों पर जितने भी हमारे
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है उसके बारे में थोड़े बहुत हमने यहाँ पर नाम जरूर लिखने हैं। जैसे तकनीकी क्षेत्र है, IIT, NIT, IIC जैसे संस्थान वैश्विक स्तर के इंजीनियर वैज्ञानिक ये सब तैयार कर रहे हैं। प्रबंधन प्रशासन की आप बात कर सकते हैं, इसमें हमने IIMs वगैरह के नाम डाल दिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स के, विज्ञान नवाचार IISER, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इसके बारे में हमने डाल दिए। फिर उसके बाद आप जाएं विज्ञान नवाचार, ये तो हो गए हमारे सामाजिक विज्ञान के बारे में। फिर हमारे TIS, JNU इनके बारे में डाल दिया। फिर यदि हम समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता का वर्णन के बारे में पूछें तो आप देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ये सहायक है। क्यों? क्योंकि ऐसे हमको आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल के इंजीनियर्स मिल रहे हैं, ग्लोबल लेवल के डॉक्टर मिल रहे हैं, वैश्विक स्तर के इस प्रकार की चीज़ें शोधकर्ता हमको मिल रहे हैं। फिर आप बता सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में ये हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने में हमारे लिए सहायक है। स्टार्टअप उद्यमिता इनका विकास हो रहा है, कई यूनिकॉर्न्स यहाँ पर बन गए हैं, 100 से ज़्यादा अधिक यूनिकॉर्न हो गए थे, अभी हालांकि संख्या घट गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, इससे क्या हमारे सॉफ्ट पावर वगैरह बढ़ते हैं। समावेशी विकास हो रहा है, वैश्विक सहयोग, ज्ञान कूटनीति, ये सब क्या है अलग अलग संस्थान जो है ग्लोबल आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से MOUs कर रहे हैं, जिससे एक्सपोजर बढ़ता है, ग्लोबल नेटवर्क हमारा बढ़ता है। इस प्रकार की बातें इसमें थोड़ी बहुत लिखनी थी। कईयों ने कैटेगराइज करके लिखा भी है, पर समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता बहुत कम लोगों ने लिखा है। या तो आप इसी में मिक्स करके भी लिख सकते थे कि वर्तमान समय पर आपके तकनीकी क्षेत्र में वर्तमान समय पर हमें ऐसे इंजीनियर्स मिल रहे हैं जिसके फलस्वरूप नवाचार को बढ़ावा मिला। 2-4 आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले क्षेत्र में, या फिर और कई अलग अलग ऐसे AI वाले फील्ड वाले क्षेत्र में अभी के समय पर कैसी चीज़ें हमारे यहाँ देश के अंतर्गत डेवलप की जा रही है। तो इस तरीके से या तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, या तो फिर आप एक ही जगह पर बिल्कुल अंडरलाइन करके आप बता सकते हैं कि समकालीन समय में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। 5 पॉइंट जैसे, या आपने 6 से 7 पॉइंट भी लिखे हैं ऐसे कैटेगराइज करके, तो इसमें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि समकालीन परिप्रेक्ष्य में ये कैसे प्रभाव डाल रही हैं, तब यहाँ पर आपका आंसर ठीक माना जाएगा। परंतु आपने केवल इतनी चीज़ें लिखी हैं, इसके बाद ये नहीं लिखा, तो फिर वहाँ पर आपके नंबर कटने के पूरे आसार होते हैं। तो चलिए, ये था हमारा पेपर 7 पार्ट 3 का पूरा आंसर का एनालिसिस। साथ में आपको लास्ट में मैसेज यही दूंगा कि जितने भी हमारे करंट बेस्ड इवेंट्स हो रहे हैं, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड, वंचित वर्ग से रिलेटेड या फिर दिव्यांग जन से रिलेटेड, उन पर हमको ध्यान रखना है। पेपर 7 पार्ट 3 में वैसे ही आप देखिए नंबर मार्किंग बहुत कम होती है, बहुत कम नंबर इसमें मिलते हैं। इसका कारण एक ये भी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं। जो हमारे करंट बेस्ड इवेंट है उसको आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, उसके पीछे की चीज़ आपको वैसे ही पता चलती जाएगी। यदि आप HECI के बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा UGC क्या है, AICTE क्या है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। यदि आप PM उषा के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा PM रूसा क्या है। तो यहाँ से कई और इस टाइप के अभियान भी निकलते हैं, उन्नत भारत अभियान, निपुण अभियान, तो ये सब क्या है आपस में लगभग एक सा ही इनका उद्देश्य होता है। समय जैसा जैसा बदलता है थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस करके नए नए अभियान के रूप में सामने आते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप इनको फॉलो करते जाएंगे तो मेंस के समय आपको बर्डन नहीं लगेगा कि हम इतनी सारी चीज़ें हैं या कौन कौन सी चीज़ है नई आई है मुझे पता नहीं है, ये सारी बात इसमें नहीं होगी। तो मुख्यतः आप करंट बेस्ड इवेंट्स फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें पीछे की खुद ब खुद उसमें शामिल होती चली जाएंगी। तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये था आपका ये वाला मॉडल आंसर। बाकी आगे आपके लिए और कुछ ऐसे वीडियोस जो भी आपके टेस्ट में होंगे उसके मॉडल आंसर हम लाते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।